भाई आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, है ना। तो क्या होता है कूलॉम्स लॉ, आइए पहले उसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ में कूलॉम्स का ये कहना था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं और पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चूँकि इसमें माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस होता है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसको हम Q1 नाम दे सकते हैं, इसको हम Q2 नाम दे सकते हैं। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं सपोज करिए, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है इसे ही कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। याद रखना, जैसे 1 माइक्रो कूलॉम है, 2 माइक्रो कूलॉम है, तो इनके लिए कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। इनके लिए कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। कूलॉम्स लॉ विल नॉट होल्ड, ठीक है। इसके लिए कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्जेस ज़्यादा है, 1 कूलॉम 2 कूलॉम चार्जेस ज़्यादा है। और इसको आप निकाल भी सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो Q बराबर N इंटू E करेंगे। 1 कूलॉम चार्ज है, 1 कूलॉम अगर चार्ज है, N की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपको पता है, तो पता चलेगा इसमें तो बहुत सारे चार्जेस हैं। तो कूलॉम्स लॉ बहुत सारे चार्जेस के लिए लागू नहीं होता है, सिर्फ सिंगल चार्जेस के लिए लागू होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिया या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया, ठीक है। और गॉसेस थ्योरम में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि वहाँ का क्या सिस्टम है और वहाँ पे कैसे हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, उसके लिए क्या हम एज्यूम करेंगे, वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में कूलॉम्स लॉ फिर से बता दें, कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कूलॉम्स लॉ होल्ड नहीं करेंगे। अब कूलॉम्स ने क्या कहा, आइए तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ चार्ज कितना है Q1, यहाँ चार्ज कितना है Q2, दिख रहा है, ओके। तो कूलॉम्स का ये कहना था कि अगर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है दोनों के दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट पे, और साथ में इनके बीच जो फोर्स काम करता है वो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कूलॉम्स ने दोनों को साथ में लिखा और कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या R²। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट टर्म लगाएंगे जिसको कूलॉम्बियन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कूलॉम्स का बहुत छोटा सा नियम है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। C लगा दीजिए और यहाँ लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन क्या R², वेयर जहाँ पे C की जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0 और जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9.010⁹। यूनिट की अगर बात करें तो क्या तुम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, अरे C की यूनिट निकाल सकते हो, F इंटू R² अपॉन Q1 और Q2, Q1 और Q2, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे भाई देखो यहाँ देखिए, ये हो गया न्यूटन, C की यूनिट देख लो यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर, ये C यूनिट बन गया, दिख रहा है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर फिर से कूलॉम्स ने कहा कि दो चार्जेस के बीच में पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखना पॉइंट चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है कूलॉम्बियन फोर्स, वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस में। अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर इनके बीच की दूरी कम कर देंगे, डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, इसीलिए ये उसकी प्रोपोर्शनल है।
दोनों के साथ मिलकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया। अब यहाँ से इसका साइन हटाएंगे और सी लगाएंगे। सी कोलम्बियन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है और जिसकी वैल्यू 9.0 होती है और यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें हम समझाते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है और 4 पाई नीचे क्यों आया है। ठीक है, रफ कर दे। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, हियर एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बेटा वैसे डाई इलेक्ट्रिक हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और अभी यहाँ पर हम आपको और बता देंगे थोड़ा। तो हियर एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। मटेरियल ठीक है। तो here epsilon naught is the property of dielectric material which is called permittivity of, या permittivity सिर्फ लिख लें, ठीक है, which is called permittivity। अब चूंकि बेटा यहाँ एप्सिलॉन है तो इसको लिखेंगे, एप्सिलॉन को लिखेंगे permittivity ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अवॉइड कर दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर कोई दूसरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया है जैसे ग्लास है ना, और जैसे रबड़ है, मोम है, ये सारी चीज़ें अगर रखी जाएंगी तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन एम और इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। मगर अगर अभी परमिटिविटी का पूरा मसला आपको क्लियर नहीं हुआ जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लिख लीजिए इसको। अच्छा, इसकी वैल्यू भी जरा हम लिखवा दें फिर इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। तो आपने अभी देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9.0 10 की पावर कितनी होती है 9। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई आएगा, 9.0 × 10 की पावर 9 आएगा। जिसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे अगर आप, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 8.85 10 की पावर -12। बेटा इसकी यूनिट बना सकते हैं क्या? इसकी यूनिट बना सकते हैं? इसकी यूनिट बताइए क्या होगी इसकी, इसको रफ कर दें। तो इसकी अगर यूनिट आपको बनानी है तो यहीं से बना लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे आसान है भैया, आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनाओगे तो 1/4 पाई, कोई मतलब नहीं इससे, 1/r² इंटू क्या एफ। तो क्या बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कूलॉम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। दिख रहा है क्लियर? ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कि परमिटिविटी है क्या। ये जो परमिटिविटी है मीडियम की, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखो बेटा, परमिटिविटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं r डिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखा गया कि अगर इनके बीच में एयर है, क्या है बच्चों, एयर है, तो देखा गया कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम काम करता है, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि फिर कूलॉम्स ने ये देखा कि अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं जो r है,
अगर इनके बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल तो ऊपर जैसे मान लीजिए ग्लास भर दिया जाए, ग्लास भर दिया, तो ग्लास भर देने से होता क्या है कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है ये कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स हो जाएगा डिक्रीज हो, इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा, यहाँ मैक्सिमम लग रहा था कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन वाला, मगर यहाँ पर दोनों फोर्स जो अट्रैक्शन वाले हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और कैसे कम हो जाएगा, अगर परमिटिविटी का क्या रोल है इसमें, देखिए होता इसमें ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और इनके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, प्लस है भाई, ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यही जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच फोर्स लगाती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का। मगर जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देती है तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के भर देने से, ये ग्लास है बेटा, ये ग्लास है, तो ये प्लस है, तो ये इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या करेगा, माइनस अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस को दूर कर देगा। ये कहाँ से होगा, अरे भाई जैसे एटम जो होता है, एटम में ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखोगे तो ये प्लस से निकलता है, माइनस में खत्म होता है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये माइनस है, ये प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाएगी, ये इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाएगी, प्लस थोड़ा यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो बताइए कि इस डाई इलेक्ट्रिक के रख देने पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है, तो ये प्लस है माइनस है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसको आप लिख सकते हैं ई। अच्छा ये बताओ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल थी, डाई इलेक्ट्रिक के रख देने पर इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो गया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ई। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम की ज़्यादा, तो E इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। अरे भाई एक्सटर्नल इधर, इंटरनल, एक्सटर्नल ज़्यादा हो इंटरनल कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो बताइए फोर्स में क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। किसी अगर चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के भर देने से वो जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने से वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है तो फोर्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे रहा है, फोर्स को कम कर दे रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी। समझ में आई बात, परमिटिविटी। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही कि नहीं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसकी वजह से ये पोलराइज हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं और परमिटिविटी से क्या फ़र्क पड़ता है? तो आंसर है, जब मीडियम की जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है खास करके, जब उनको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के बीच कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो मीडियम की ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर एयर है उसके लिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होगी। अरे भाई अगर मान लो ये चार्जेस आपके एयर में है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, अगर ये एयर में है तो इसकी परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए तो उसका एप्सिलॉन एम हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं? तो परमिटिविटी किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो
मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है। याद रखना Q1 एंड Q2 जो है ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है, जैसे आप समझ, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं इन दोनों को सेम नेचर का ले रहा हूँ। अब इसको चाहे आप प्रोटॉन समझो चाहे इलेक्ट्रॉन समझो, ये दोनों एक दूसरे पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे एंड दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज कॉल्ड आर। तो इसमें अभी एयर भरा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना। अब इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में, Q1 है और Q2, इनके बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं। तो ये वाला इन पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। तो चलिए इसमें फोर्स निकालिए। तो इसका जो फोर्स आएगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बेटा, एप्सिलॉन एम होगा, क्योंकि इस बार क्या आ गया, मीडियम हो गया। भाई एयर के बजाय कोई और मीडियम है। याद रखना ये मीडियम कैसा होगा, डाई इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक नाम से पता चल रहा, डाई इलेक्ट्रिक, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाई कर दे, मार दे, उसे डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो अब दोनों दिख रहा है, क्लियर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को साथ में लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को साथ में लिखें, तो दोनों को डिवाइड कर दें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसमें क्या करें, एफ नॉट को एयर वाले फोर्स को मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड करें। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे वाला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब पूरा कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, और यहाँ हो गया एफ नॉट अपॉन एफ एम, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन एम अपॉन कितना, एप्सिलॉन एम। बेटा इसको हम एक नया टर्म देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम के भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम करें, पहले फिर आगे बताए। लिख लिया, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो ये बना कि एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के, या इसके फॉर्म में पहले लिख देते हैं, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर के। तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या लिख सकते हैं, के टाइम एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ये बताइए, अभी मीडियम में फोर्स निकाला था, याद करिए, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन एम और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई, इसकी जगह पर वैल्यू रखिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, और Q1 Q2 अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। ये देखिए, अब सवाल है कि सर यहाँ पे के क्या चीज़ है, के क्या चीज़ है, रफ करें। तो यहाँ लिखेंगे हेयर के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ग्लास के लिए अगर हम लिखें, तो ग्लास के लिए के की वैल्यू जो है वो 8 है। इसका मतलब क्या है, अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है बेटा, पहले आप एक बात फिर से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जब दो चार्जेस के बीच में कोई मटेरियल भर देते हैं तो वो मटेरियल क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने की वजह से वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है या उसकी वैल्यू को कम कर देता है।
और जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये वाली प्रॉपर्टी, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, जो पोलराइज्ड हो रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी उसकी परमिटिविटी कहलाती है। अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को चार्जेस के बीच में रखने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो जितने टाइम्स फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता है फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। ये बताइए कि जैसे अभी आपके पास जो फार्मूला आया है F0/Fm, अगर आपने लिखा है तो पीछे देखिए कि यही तो है ना। तो Fm मीडियम में फोर्स बराबर F0 क्या है। अब ये बताइए, अगर दो चार्जेस को एयर में रख के फोर्स निकालते हैं तो वो F0 आता है, अरे F0 आता है। और अगर उनके बीच में ग्लास रख देंगे, अरे भाई ये दो चार्जेस हैं इनके बीच में अगर आप एयर भर देंगे तो फोर्स कितना आएगा, F0। और अगर इनके बीच में अगर आप कोई मीडियम भर देंगे, जैसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई मीडियम भर देंगे तो फोर्स इसमें कम हो जाएगा। तो कितने टाइम्स कम हो जाएगा, F0 जो आया हुआ है उसको K से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 1/K टाइम्स फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी डाई इलेक्ट्रिक के रखने पर इसके बीच। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसकी कोई यूनिट होती है, नहीं होती बेटा। ए की कोई यूनिट होगी, नहीं होगी। ए के यूनिट लेस है, ए जो है वो यूनिट लेस है, कैसे देखो, इसका क्या बना न्यूटन, इसका क्या बना न्यूटन, देखकर लिया। तो इसीलिए के की कोई यूनिट नहीं। समझ गए बात को। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और फिर इसको साथ में लिख के एक फार्मूला बनाया गया F=1/4πε0Q1Q2/r²। और अब यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यही जनरल फार्मूला हमेशा आपको लगाना है। देखिए एयर होगा तो K की वैल्यू 1 रख देंगे, एयर के लिए आ जाएगा। ग्लास होगा तो K की वैल्यू 1 रख देंगे, ग्लास के लिए हो जाएगा। तो यही फार्मूला हर जगह लगेगा। और मीडियम के रखने पर, कोई मीडियम के रख देने पर फोर्स की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, तो उसका रीज़न ये है कि दो चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक के रख देने पर डाई इलेक्ट्रिक के पास परमिटिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब पोलराइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो करस्पॉन्डिंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है और फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट जो टर्म आता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, यहाँ पर। क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल में पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अब सवाल है कि सर ये 4π टर्म क्यों आया है, जरा इसको भी समझ। बेटा एक बात बताओ, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, ये कितने एंगल पे फोर्स लगा सकता है, ये बहुत एंगल पे फोर्स लगाएगा, बहुत एंगल पे फोर्स लगाएगा। और एक चार्ज को चूंकि स्फीयर माना गया है तो ये 4π एंगल पे फोर्स लगाएगा। भाई हाँ 4π एंगल से फोर्स लगाएगा, इसको आप 70 कह सकते हैं ना, कितना बात है, हाँ पाई बनाता है, ठीक है। तो 720 एंगल पे फोर्स लगाएगा। तो अगर 720 एंगल पे अगर फोर्स का डिस्कशन करने लगेगा ना तो फिर हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हम इसको एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं ये फोर्स, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, ये F और ये F, ठीक है। तो ये कितने एंगल पे फोर्स लगा सकता है, मान लिया 4π एंगल पे F फोर्स लगाता है, तो एक एंगल पे कितना लगाएगा, F/4π, ये तो लिखोगे। तो 4π, तो ये हो गया हमारे पास, इसको अगर लिखना चाहें तो 1/4π ये हो गया। अरे मेरा कहने का मतलब F की वैल्यू रखो, तो Q1 Q2, बाकी डिस्टेंस इनके बीच की तो r²। अच्छा एप्सिलॉन नीचे आएगा और 4π भी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ बना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो फॉर्मूला बना F=1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। नहीं समझ में आया तो ध्यान में रखना, ये जो 4π का टर्म नीचे है ये बताता है कि जो फोर्स है वो लीनियर फोर्स लेना है, एक ही डायरेक्शन में लेना, चाहे अट्रैक्शन का हो और चाहे कैसा हो, इसलिए 4π का टर्म नीचे है।
एप्सिलॉन का टर्म नीचे ये है, एप्सिलॉन नॉट का टर्म नीचे इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा मीडियम की परमिटिविटी होगी, जितना ज़्यादा उसके पास पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होगी, उतना ज़्यादा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। मगर ध्यान में एक बात ये भी रखनी है कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यूक्लियस के जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन से बना होता है और चारों तरफ घूमता है, तो उन दोनों के बीच कोई और फोर्स नहीं बल्कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही काम करता है। ठीक है, तो फिर अगला लेक्चर इंशाल्लाह देखते हैं 1-2 दिन में। थैंक यू सो मच।